डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एंटरप्रेन्योरशिप हम डिस्कस कर रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप में हमने एंटरप्रेन्योर की कुछ जो है ना वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन की थी और एंटरप्रेन्योर की करैक्टरिस्टिक्स की थी। उसको पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड मैनेज बिजनेस बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। होप ऑफ द प्रॉफिट में जो बिजनेस स्टार्ट करे, फाइनेंशियल रिस्क ले, वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह के? थ्रू इनोवेशन, इनोवेशन के जरिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जरिए और वेल्थ क्रिएशन के जरिए जो है ना उसका। फिर हमने कहा था कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर प्रोसेस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, इंडिपेंडेंट जो है ना वो थिंकिंग है, उसकी कंटिन्यूनेस, जिसे हमने कहा था रेजिस्टेंस है कि दूसरों की बातें जो है ना उनसे जो है ना वो इम्प्रेस ज़्यादा नहीं होता और अपनी बात पे जो अपने फैसले पे थोड़ा सा कायम रहता है। और फिर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये है हमारे पास। दीज क्वालिटीज़ enable them to identify the opportunity, overcome the challenge and build the sustainable business जो है ना वो चला सकता है, अगर ये उसमें क्वालिटीज़ है। अब हम आगे जो है ना इसके कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो ये देखें कि ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर टाइप आ सकते हैं या एमसीक्यूज बन सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हो सकती है, इनोवेशन की डेफिनेशन हो सकती है, प्रेजेंसेस की डेफिनेशन हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास लीडरशिप की डेफिनेशन हो सकती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की डेफिनेशन हो सकती है, या ये जो है ना वो थोड़े से लॉन्ग तो नहीं लेकिन कुछ दरमियानी किस्म के 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द इम्पोर्टेंस इनोवेशन, जो है ना इनोवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो टेक्निक्स क्या हैं, या फिर जो है ना ये आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, या फिर जो है ना वो डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद जो है ना वो सूटेबल एग्जांपल्स। ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम है, दोनों में करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ऊपर में सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसकी जो है ना वो एक सूटेबल एग्जाम्पल भी देनी है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन हमारे पास बहुत सारे फंक्शन, तकरीबन सारे फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के, लेकिन कुछ उसमें से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी फंक्शन उसके हो सकते हैं। वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर परफॉर्म द सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू स्टैब्लिश स्टैब्लिश करना है, मैनेज करना है, ग्रो करना है, सक्सेसिबल जो है ना वो उसको सक्सेस करना है बिजनेस को। वो कहते हैं द फंक्शन, दीज फंक्शंस इन्वॉल्व प्लानिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व हो सकती है उसकी फंक्शन में। उसकी क्या हो सकती है? उसकी ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। फिर उसके बाद मेकिंग द डिसीजन, फिर उसके बाद दे टेकिंग रिस्क, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन, इनोवेशन को भी उसी ने इंट्रोड्यूस कराना है। द मेजर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर एक्सप्लेन बिलो। इसको हम थोड़ा थोड़ा वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो इसके जो ये जो फंक्शन हमने कहे हैं कि ये किस तरह जो है ना वो काम करेंगे। अब ये है जी कि सबसे पहला फंक्शन है उसका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है जी? वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजन। उसका डिसीजन क्या होना चाहिए? डिसीजन टाइमली होना चाहिए, जो टाइम है डिसीजन लेने का, जल्दी भी नहीं होनी चाहिए और जो है ना वो लेट भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप समझते हैं कि जनाब ये मुझे जो है ना कोई रॉ मटेरियल जो है ना वो मार्केट रेट से सस्ता मिल रहा है, तो मुझे आज खरीद लेना चाहिए, जो मेरे 1 महीने बाद जो है ना मेरा उसका सीजन आएगा तो मैंने उसको जो है ना उस वक्त उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। वो टाइमली डिसीजन
ठीक है ना। और इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन ये भी नहीं है कि आपने कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं खरीद कर लेना कि आपने बल्क में एक ही रॉ मटेरियल खरीद करके रख लिया है और बाकी जो है ना फिर आपके पास पैसे ही नहीं बचे, फाइनेंशियल इश्यूज आपके शुरू हो गए हैं कि उसके साथ जो है ना वो जो को रिलेटेड रॉ मटेरियल थे वो आपने जो है ना उनके पैसे नहीं रखे, एक ही रॉ मटेरियल आपने ज्यादा ले लिया उसकी एक टाइप। तो ना सिर्फ टाइमली रिक्वायर्ड टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजन टू अचीव इट्स गोल, टू अचीव इट्स गोल एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड व्हाट, क्या क्या डिसाइड करना है उसने, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, हाउ मच प्रोड्यूस करना है, हाउ प्रोड्यूस देम करना है, वेयर प्रोड्यूस देम करना है, कि प्रोडक्ट क्या करना है जी या सर्विसेज करनी है, प्रोड्यूस, ठीक है ना। फिर कितना, कि हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करना है इसे, वेयर टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ दे शुड बी मार्केटेड एंड सोल्ड, और किस तरह उसकी मार्केट करनी है और किस तरह उसे सेल करना है। ये सारे के सारे डिसीजन जो है ना वो एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में आते हैं, जो एंटरप्रेन्योर ने ही जो है ना वो डिसाइड करना है। एंटरप्रेन्योर आल्सो डिसाइड्स, एंटरप्रेन्योर और क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं आप देखें जी, द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन, सिलेक्शन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन उसने करनी है। फिर उसके बाद उसका जो है ना वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड करना है। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कितना लेना है, कहां से लेना है, कैसे लेना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होंगी, ये सारी चीजें आगे हमने डिस्कस करनी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कि ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, बैनर लगाने हैं, पैनाफ्लेक्स लगाने हैं, सोशल मीडिया पे देना है, प्रिंट मीडिया पे देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे देना है, एंड सो एंड सो एंड। वो कहते हैं रिक्वायर जो रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट भी उसी ने ही करनी है। कहते हैं कि एक्सप्लेन ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए जो उसके डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, ये जो है ना हमारे पास बिजनेस की एक्सटेंशन भी उसकी जो है ना वो डिसीजन मेकिंग, आप इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग की। वो कहते हैं इंश्योर द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेस, इंश्योर करे कि यूज ऑफ द रिसोर्सेज प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये ना हो कि एक रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और एक रिसोर्स हमारे पास अनयूज पड़ा हुआ है, सारे के सारे रिसोर्सेज को हमने प्रॉपर यूज करना है एंटरप्रेन्योर की डिसीजन मेकिंग में। वो कहते हैं जी रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करे, रिस्क तो उसने लेना ही लेना है ना, अब ये नहीं है कि अंदर रिस्क भी नहीं लेना, वो जो रिस्क जो कैलकुलेटेड रिस्क होंगे वो लेगा, वो रिड्यूस करेगा बिजनेस रिस्क को। वो कहता है इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को। फिर उसके बाद हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए उसने जो भी डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। वो कहते हैं इनेबल क्विक रिस्पॉन्स टू द मार्केट चेंज, ठीक है ना। और मार्केट चेंज के लिए वो क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करेगा, अगर मार्केट में कोई चीज जो है ना वो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्विक रिस्पांस होना चाहिए, मार्केट रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो अपने प्रोडक्ट को उसी मार्केट के लिहाज से या सर्विसेज को उसी मार्केट के लिहाज से उसको जो है ना क्विकली रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इनेबल रहेगा कि जनाब हमारे पास हमने उसे चेंज करना है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें कि एक एग्जाम्पल है, वो कहते हैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर डिसाइड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक eco-friendly garments after observing an increase in customer demand for the sustainable product। क्या होगा, इको फ्रेंडली जो है ना वो गारमेंट्स को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा देता है, एक चल रहा था उसका सिस्टम, उसने कहा जी इको फ्रेंडली मैं एक और जो है ना वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, किस तरह कि उसने मार्केट को देखा कि ऑब्जर्व किया कि इंक्रीज हो रही है कस्टमर डिमांड, ठीक है ना, कस्टमर डिमांड जो है ना वो इंक्रीज हो रही है कि सस्टेनेबल जो है ना वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया मार्केट में लाया जाए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है जी, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मैनेजमेंट कंट्रोल। अब देखिए मैनेजमेंट साफ जरा है कि एंटरप्रेन्योर ने ही मैनेजमेंट सारी की सारी कंट्रोल करनी है। अब मैनेजमेंट कंट्रोल में हमारे पास क्या आ सकता है जी, वो कहता है द मैनेजमेंट कंट्रोल रेफर टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग
directing, coordinating, controlling all the business activities. क्या करेगा? प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और कंट्रोल करेगा तमाम की तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को। ये सब सारे मैनेजमेंट में आ जाती हैं। अब वो कहते हैं ऑल थ्रू द मैनी लार्ज बिजनेसेस एम्प्लॉयज प्रोफेशनल मैनेजर्स। बहुत जो लार्ज बिजनेसेस जो है ना, वो प्रोफेशनल मैनेजर को जो है ना वो एम्प्लॉय रख लेती हैं, हायर कर लेती हैं उसकी जो है ना सर्विसेज किसी प्रोफेशनल मैनेजर। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि ये अगर प्रोफेशनल मैनेजर आपने रख लिया है तो एंटरप्रेन्योर की जो है ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खत्म हो गई हैं। नहीं, एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो कहते हैं जी एज इट इज रहेंगी कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर रिमेन्स responsible for supervising all our operations and ensuring that the business goal are achieved. फिर भी वो मैनेजर अपनी जगह पर, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योर की है कि वो सुपरवाइज करे तमाम ओवरऑल ऑपरेशंस को, जो भी उसके जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस हैं और जो बिजनेस गोल है उसको अचीव करने के लिए। फिर हमारे पास एंटरप्रेन्योर परफॉर्म द फॉलोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कौन कौन सी हो सकती हैं जी? प्लानिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्लान करे, जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज करे रिसोर्सेज को, जो है ना वो रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय को रिक्रूट करे और उनकी ट्रेनिंग जो है ना अगर जरूरत है। फिर उसके बाद वो कहता है जी सुपरवाइजिंग वर्क परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करे कि जो ना जो एम्प्लॉयज हैं वो जो है ना वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कहते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करे कि उसकी कॉस्ट जो है ना वो उसको कंट्रोल करे, और मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन एंड सेल, जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है उसको भी मॉनिटर करे और जो सेल हो रही है उसको भी मॉनिटर करे। ये तमाम तर एक्टिविटीज जो है तो चाहे आप मैनेजर रख भी लेना तब भी एंटरप्रेन्योर के जिम्मे है कि इन तमाम चीजों को उसने जो है ना वो देखना है। इवेल्युएटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट उसी नहीं करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट कंट्रोल कौन कौन से हो सकती हैं जी हमारे पास? वो कहता है जी, वो कहते हैं जी इंश्योर्स द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो उसकी। मेंटेन द डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। उसके बाद क्या हो सकता है जी? इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट। अगर उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करे। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज करे उसके प्रॉफिट को और प्रोडक्टिविटी को। जितना ज्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा या जितना ज्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट सेल होगा तो उसकी जो है ना वो प्रॉफिट भी उसी लिहाज से जो है ना वो इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद हेल्प अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और हेल्प करता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी रेस्टोरेंट ऑनर्स रेगुलरली चेक कस्टमर फीडबैक एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टू इंप्रूव द सर्विस क्वालिटी। अब ये जो रेस्टोरेंट के ऊपर मैनेजर भी बैठा हुआ है, उसके एम्प्लॉयज भी ठहरे हुए हैं, सर्विस वाले भी हैं, सब कुछ है, फिर भी जो है ना वो एंटरप्रेन्योर के जिम्मे है कि वो रेगुलरली जो कस्टमर फीडबैक है उसको चेक करे, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करे और उसकी जो है ना वो सर्विसेज को जो है ना वो इंप्रूव करे, सर्विसेज क्वालिटी को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास डिवीजन ऑफ इनकम। अब इनकम की डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है ना वो एंटरप्रेन्योर के जिम्मे है कि उसने जो है ना वो एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dispersing the income earned by the business among the different factors of the production. After receiving revenue from the sale, the entrepreneur must pay wages. क्या क्या करे वो? Pay wages to the employees, rent of the property owners, ठीक है ना, interest to the leaders और taxes
टू द गवर्नमेंट एंड अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये तमाम की तमाम जो है ना उसने इनकम को डिवाइड करना है कि भाई मेरे पास ये जो है ना वो सेल से रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू में से मैंने वेजेस कितने देने हैं, मैंने प्रॉपर्टी का रेंट कितना देना है, मैंने जो है ना वो इंटरेस्ट कितना देना है, मैंने जो है ना वो टैक्सेस कितने देने हैं, और बाकी बिजनेस के जो है ना वो जो एक्सपेंसेस है वो कैसे मीट करनी है। इन तमाम को करने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट। इन तमाम खर्चे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा। डिस्पर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? नंबर वन है वेजेस। वेजेस किसको देनी है? पे टू द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास रेंट। रेंट किसको देना है? पे टू द यूज ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का ऑनर है, अगर वो बिल्डिंग उसी की है तो ठीक है, अगर उसकी नहीं है और रेंट पे है तो ऑनर्स को आपने जो है ना वो लैंड ऑनर्स को या बिल्डिंग ऑनर्स को आपने उसका रेंट देना है। फिर है जी जो है ना वो इंटरेस्ट, पे टू द बैंक और लेंडर्स। जो जो आपके पास फाइनेंसर होंगे उनको भी आपने जो है ना वो हो सकता है इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया हुआ हो या बैंक से आपने लोन लिया हो, वो जो लोन आपने लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी आपने पे करना है। फिर उसके बाद टैक्सेस। टैक्सेस किसको पे करने हैं? टैक्सेस पे टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जो है ना वो जो प्रिस्क्राइब टैक्सेस हैं वो भी आपने पे करने हैं। फिर उसके बाद क्या है जी कि फिर उसके बाद है जी प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जो इन तमाम खर्चे करने के बाद या इसके अलावा कोई और खर्चा है उस बिजनेस का तो वो करने के बाद जो है ना वो जो बाकी रह जाएगा वो उसका प्रॉफिट है जी। ये कुछ हमने डिस्कस की हैं, बाकी कुछ हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।